Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to Teaching Pathshala and it's me your educator Jyoti. So आपकी रिक्वेस्ट पे ये पर्टिकुलर मैं एक गाइडेंस वीडियो लेकर आई हूँ आज, जिसमें कि हम बात करेंगे इफेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर CSIR नेट दिसंबर 2020 के स्टूडेंट्स के लिए। ऑलरेडी कुछ दिन पहले मैंने CSIR नेट जून 2020 के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम टारगेट किया था उनके लिए मैंने एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताई थी। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसके लिए भी मेरे पास लगभग पिछले 2 मंथ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि दिसंबर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैक्स टू मैक्स पोर्शन में इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करूं ताकि आपको एक आइडिया मिल पाए कि आपको मूव कैसे करना है, लाइक व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप, कैसे इसको लेकर चलना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दैट इज यूनिट सिलेक्शन की, सबसे मेन काम आता है कि यूनिट का सिलेक्शन करना, लाइक कैसे करें, कितना यूनिट करें। ठीक है, तो सबसे अगर पहले मैं आपको बात बताऊं तो यूनिट सिलेक्शन के लिए अभी के टाइम में आपको लगभग 10 यूनिट्स को मान के चलना चाहिए। ठीक है, 10 यूनिट्स का सिलेक्शन आपको करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए बिकॉज अभी के टाइम में जो मिक्स्ड टाइप क्वेश्चन होते हैं, ओके, मिक्स टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उनका नंबर जो है बढ़ता जा रहा है। मिक्स टाइप क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए मैच द फॉलोइंग है, इसमें क्या किया इन्होंने, 3 स्टेटमेंट दे दिया सेल बायोलॉजी से, बाकी के जो 2 ऑप्शन है वो दे दिए ह्यूमन फिजियोलॉजी से। अब अगर आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी है तो आप उस क्वेश्चन को ऑब्वियसली आपको लगेगा कि आपके 3 के 3 ऑप्शन आप ठीक कर लोगे, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी है तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप। यही हुआ था इस बार के अटेम्प्ट में भी, मतलब कि समहाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि मिक्स टाइप क्वेश्चन अब बनना शुरू हो रहे हैं। इसीलिए अगर आप 10 यूनिट टारगेट करते हैं तो यू विल बी इन अ सेफ साइड। अब ये 10 यूनिट कौन से होंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन 10 यूनिट आप मान के चलिए कि इतना आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए ताकि आप एक सेफ साइड में रहें। ठीक है, सेफ साइड में रहने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज मान लीजिए जितना भी कट ऑफ है उस कट ऑफ के आसपास 1 से 2 नंबर से अगर रह जाता है CSIR नेट तो बहुत ज़्यादा गिल्ट रह जाता है मन में। तो बेटर है कि थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए। इसके अलावा जो है आप 10 यूनिट्स को टारगेट करके इजीली ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बात आती है कौन से यूनिट का सिलेक्शन करें। ठीक है, विच यूनिट टू सेलेक्ट। अब विच की जब बात आती है तो ये टोटली आपके ऊपर होता है। ठीक है, कि कौन से यूनिट को सेलेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे आपको स्पेशली सबसे पहले प्रिपरेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ सिलेक्शन की। सबसे पहले आपको वो यूनिट टारगेट करने चाहिए जो ऑलरेडी आपने, लाइक योर BSc हो सकता है, ठीक है, BTech, MTech या MSc, आपका जो भी स्ट्रीम हो, इन सारे स्ट्रीम में जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है और वही सब्जेक्ट अगर आपका CSIR नेट का सिलेबस में है तो सबसे पहले आपको वो सेलेक्ट करना चाहिए। मिनिमम जितना मेरा मानना है लगभग हर एक स्टूडेंट को 3 से 4 यूनिट ऐसे मिल ही जाते हैं जो या तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने बैचलर में पढ़ा हो या मास्टर में पढ़ा हो। ठीक है, ये 3 से 4 यूनिट आपकी क्या हो जाएंगे, दैट इज फैमिलियर यूनिट हो जाएंगे। लेकिन व्हाट आफ्टर दैट, सिर्फ 4 यूनिट से तो CSIR नहीं क्लियर होगा ना, लगभग आपको इसके बाद भी क्या करना पड़ेगा, दैट इज लगभग 6 यूनिट। और अगर आपके 3 है मतलब कि 6 से 7 यूनिट आपके लिए ऐसे होंगे जो कि अनफैमिलियर होंगे, अननोन होंगे आपके लिए। माइट भी आपने थोड़ा बहुत सुना हो लेकिन ज्यादा नहीं सुना होगा। यानी आप कह सकते हो कि इन सारी यूनिट को लगभग आपको 90% रेडी करना होगा, ऑब्लिक पढ़ना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट को टारगेट करना पड़ेगा। तो कोई भी स्टूडेंट ये सोच के चले कि जो सब्जेक्ट मैंने BSc MSc में नहीं किया है हर हाल में मैं उसको छोड़ दूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन आप देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी का एक सब्जेक्ट भी CSIR नेट के सिलेबस में नहीं है। तो ऑब्वियसली अब मेरा क्या होता, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस कि हमें ये मान के चलना है कि हमें बहुत सी नए यूनिट्स को पढ़ना ही पड़ेगा। काफ़ी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि मैंने तो BSc MSc में ये सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, मैंने बॉटनी नहीं पढ़ा है, मैंने जूलॉजी नहीं पढ़ा है, तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। तो बात ये आती है कि आपके पास टोटल जो यूनिट दिए जाते हैं सिलेक्शन के लिए वो है 13 यूनिट। 13 यूनिट में से कोई आपको 10 यूनिट सेलेक्ट करना है फॉर बीइंग एट अ सेफ साइड। तो अभी 10 यूनिट कोई ना कोई तो आप सेलेक्ट करोगे, यानी सिर्फ आपके पास 3 यूनिट ऐसे होंगे जिसको आपको छोड़ देना है। अब वो 3 यूनिट सेलेक्ट करने के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है
जो भी 3 यूनिट आपको टफ लगती है उसको आप स्किप कर दीजिए और बाकी के 10 यूनिट आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि यही एक तरीका बच जाता है आपको 10 यूनिट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो ये हो गया। तो यानी आपको ये मान के चलना है कि जो प्रिपरेशन आप करोगे उसमें लगभग आपको फैमिलियर और अनफैमिलियर दोनों यूनिट्स को लेकर चलना है। तो ये तो हो गई यूनिट सिलेक्शन की बात। 10 यूनिट से कम सिलेक्शन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कट ऑफ ऑब्वियसली हर साल वैरी होता है और बेटर होता है मिक्स टाइप क्वेश्चन के लिए आप सेफ साइड पे रहें, ठीक है। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं एक बात बता देती हूँ, यहाँ पे कोई मैं टाइम टेबल नहीं बताऊंगी, ठीक है। हर एक इंसान का टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग वैरी करता है, जिसका जब मन करता है वो पढ़ सकता है। इट्स ऑल्सो नॉट डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी विच यू डू। ऐसा नहीं है कि भाई 6 घंटे पढ़ने के बाद ही आप CSR क्लियर कर सकते हो, नहीं। यू हैव टू डू द क्वालिटी स्टडी, ओके। इट शुड बी द क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। अक्सर बच्चे का पूछना होता है मैम कितने घंटे पढ़े। इट्स नॉट द नंबर ऑफ आवर्स, इट्स अबाउट द टाइम विच यू आर स्पेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जितना आप टाइम स्पेंड कर रहे हो उससे कितना क्वालिटी ले रहे हो, मतलब कितना प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, दैट इज व्हाट मैटर इन द लास्ट ऑफ द प्रिपरेशन। तो आपको क्वालिटी देखना है कि आपने कितना प्रिपेयर किया है, क्या प्रिपेयर किया है। भले आप 2 आवर्स पढ़िए, लेकिन उस 2 आवर्स में जो भी पढ़ रहे हैं वो ऐसे पढ़िए कि हाँ दोबारा से वो ऐसा डाउटफुल ना रहे आप कि पता नहीं पढ़ा था, याद है या नहीं याद है, पता नहीं मुझे कितना समझ में आया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्वालिटी स्टडी करनी है, क्वांटिटी नहीं करनी है। कोई स्कूल या सेमेस्टर का एग्जाम नहीं है कि मतलब सिलेबस भरा हुआ है, कुछ भी करके रट्टा मारते जाओ और क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप ये सोचते हैं तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो दिन के 8 आवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो दिन के 4 आवर्स पढ़ते हैं। और प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो ऊपर वाले स्टूडेंट जो होते हैं 40% प्रोडक्टिव काम कर पाते हैं, यानी जो पढ़ा है उसको अप्लाई कर पाते हैं क्वेश्चन में। और जो 4 घंटे वाला है वो अक्सर देखा जाता है कि 80% प्रोडक्टिव काम करके चला जाता है। तो हमेशा मैं कहती हूँ नंबर ऑफ आवर्स मैटर ही नहीं करते हैं, डिपेंड करता है क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कितनी सिंसियरिटी के साथ पढ़ रहे हो। अगर आप आराम से पूरा का पूरा अपना ध्यान लगाकर भी पढ़ेंगे ना तो आप 4 घंटे में भी वो पढ़ पाएंगे जो कोई और स्टूडेंट रट के परेशान हो के 8 घंटे में पढ़ रहा है। क्योंकि अगर आपका माइंड फ्रेश है और अगर आप उन सारे कंसेप्ट को जानने के लिए बहुत ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपका पूरा का पूरा ध्यान उसी चीज़ पे है, तो वेरी ऑब्वियस आप इजीली जो है किसी भी कंसेप्ट को गेन कर सकते हो। क्योंकि दैट इज़ अ फैक्ट, जितना आपका इंटरेस्ट रहता है, जितना आपका आप कह सकते हो कि जितना फ्रेश आपका माइंड होता है उतना ही ज़्यादा वो गेन करता है, कम टाइम में ज़्यादा गेन करता है, ठीक है। ये हो गई आपके टाइम मैनेजमेंट की बात। बस एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, आपके हाथ में इन द एंड ऑफ द प्रिपरेशन जो भी आपके CSR नेट का डेट निकलेगा उसके एंड में आपके पास लगभग 35 डेज मिनिमम, ठीक है, 35 डेज मिनिमम रहने चाहिए आपके पास रिविजन के लिए। इस बात को आपको याद रखना है। इससे अगर कम रहता है तो वेरी ऑब्वियस देयर इज अ हाई चांसेस कि आप क्या करोगे, प्रॉपर बेसिस पे चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि 35 डेज, ठीक है, 35 डेज आपके पास रिवीजन के लिए होना ही चाहिए। अब बात ये आती है कि मान लीजिए 6 मंथ की बात लेकर चलते हैं कि 6 मंथ मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आप खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये करना होता है कि एक यूनिट को मिनिमम आप 10 से 12 दिन में कवर अप कर लीजिए। इससे ज़्यादा अगर दिन जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। 10 से 12 दिन में इंक्लूडिंग द क्वेश्चन को इंक्लूड करके 10 से 12 दिन में एक यूनिट आपको पूरा का पूरा कवर कर लेना है। एक और बात ध्यान रखिएगा, कोई भी यूनिट जो होता है ना उसकी कैटेगरीज अलग अलग होती है। मान लीजिए यूनिट 1, ठीक है, यूनिट 1 है, इसमें एक एरिया ऐसा होगा जो कि होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक एरिया ऐसा होगा जो कि होगा इम्पॉर्टेंट, एक एरिया ऐसा होगा जो कि होगा आप कह सकते हो कि एवरेज एरिया, एक होगा लीस्ट और एक होगा जो कि कंसीडर लगभग ना के बराबर किया जाता है, ठीक है। यानी एक यूनिट में ये चारों एरिया आपको देखने को मिलता है। यानी कोई बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कोई सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है, कोई एवरेज लेवल पे इंपॉर्टेंस रखता है, कोई लीस्ट और कोई कंसीडर ही नहीं किया जाता है। तो कहने का मीनिंग ये हो गया,
इन सभी पोर्शन से मिला के 100% सिलेबस बनता है उस पर्टिकुलर एक यूनिट का। अगर आप किसी यूनिट में लीस्ट और जिसको कंसीडर नहीं किया जाता है, अगर उसको प्रिपेयर नहीं भी करते हो तो कुछ खास आपका लॉस नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन वाला एरिया यहीं से आता है। ये जो बाकी जो 2 एरिया बच गए ना, इसमें लगभग 3 अटेम्प्ट में शायद एक बार क्वेश्चन चला है, तो ठीक है, इतना अनसर्टेनिटी तो चलता है। ऐसा भी होता है कि हम किसी यूनिट को पूरा 100% प्रिपेयर करके गए, फिर भी वहां से 2 क्वेश्चन आया, वो हमें छोड़ना पड़ा क्योंकि हमें याद नहीं है या फिर हम भूल गए, तो इतना तो रिस्क हम ले ही सकते हैं। इससे होता क्या है ना कि ये जो लीस्ट इंपॉर्टेंट और जो कंसीडर ना करने वाले जो टॉपिक हैं, वो एक्चुअल में होता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं आपका, जबकि इनकी अनश्योरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। और इसमें मान लीजिए अगर आपने ये लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर जो कंसीडर नहीं किए जाते हैं टॉपिक, अगर इनमें मिलकर भी आपने 1 वीक स्पेंड किया तो बहुत टाइम स्पेंड कर दिया ना। इतने 1 वीक में तो आप किसी और यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेंगे। तो कहने का मीनिंग ये है कि कोई भी सिलेबस को 100% कंप्लीशन की तरफ मत लेकर जाइए। ईजिली आप कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एवरेज में मिलाकर आराम से आपका लगभग 90/85% सिलेबस कवर हो जाता है उस पर्टिकुलर यूनिट का। और एक्चुअल में ये वही एरिया होता है जहाँ पे CSIR-NET फोकस करता है। इस वाले एरिया पे ऐसा नहीं है कि फोकस नहीं करता है, देयर इज अ हाई चांसेस फोकस करता है, लेकिन रेगुलर नहीं करता है। तो ऑब्वियसली आप 85% की तरफ जाएंगे या फिर 85 या 90% की तरफ जाएंगे या फिर 10% पे लटकेंगे, ठीक है। तो बेटर होता है कि जो लीस्ट कंसर्न टॉपिक है उस पर टाइम स्पेंड ज़्यादा ना करें, अगर वो टाइम ज़्यादा ले रहा है। लेकिन ये लीस्ट कंसिडरेशन वाले टॉपिक्स अगर आपका 1 दिन ले रहे हैं, ऑब्लिक चलिए 2 दिन भी ले रहे हैं, तो आप इसको कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छे सोर्स है तो। क्योंकि ये लीस्ट कंसिडरेशन वाले टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो जल्दी कहीं मिलते भी नहीं है, मतलब उनसे रिलेटेड कंसेप्ट हमें जल्दी मिलता नहीं है। तो देयर इज अ हाई चांसेस कि बेटर होगा आप ये 90% पे फोकस करें रेदर देन 10%, क्योंकि कुछ ना कुछ तो छूटेगा जरूर। कभी ऐसा नहीं होता कि किसी सिलेबस को आप 100% कर लो। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे सिलेबस में जो भी चीजें मेंशन है वो पूरा पूछा नहीं जाता है, जो पूछा जाता है वो मेंशन भी नहीं है। तो दैट इज व्हाट हैपन। अनसर्टेनिटी हर जगह बनी रहती है कि सिलेबस में जो पूछा गया है वो हमेशा, सिलेबस में जो दिया गया है वो हमेशा पूछा भी नहीं जाता है, और जो पूछा जाता है उसमें सिलेबस में कहीं पे मेंशनिंग भी नहीं होती है। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि टाइम को इस बेसिस पे मैनेज कीजिए कि आपका सारा ध्यान 90% पे रहे। कोई भी स्टूडेंट से आप पूछेंगे ना, कोई नहीं कहेगा कि मैं 100% प्रिपेयर होके गया था फॉर दिस यूनिट। कोई ना कोई पोर्शन उसने छोड़ा जरूर होगा, क्योंकि जो लीस्ट कंसर्न टॉपिक है उस पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए, मोस्ट पे होना चाहिए। अब आप इस 90% जो पोर्शन पढ़ा है अगर आप उसका भी 100% दे देते हो एग्जाम में, तो आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आती है आपकी। पहला है आपका क्वालिटी स्टडी, ठीक है। दूसरा है दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट पोर्शन। इन 2 चीजों पे आप ध्यान दीजिए। और थर्ड इज लगभग 35 डेज का रिवीजन टाइम, ठीक है, 35 डेज का रिवीजन टाइम। इन तीनों चीजों पे ध्यान दीजिए, इजीली आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। और एक बात और, जो भी टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिस दिन को डिसाइड करते हैं कि ठीक है आज जो है बैठ के पढ़ना है, या फिर अगर आपने टाइम टेबल डिसाइड किया कि रोज मुझे 4 घंटे पढ़ने हैं और क्वालिटी स्टडी करनी है, ठीक है, इट्स नॉट द क्वांटिटी, इट्स अ क्वालिटी। तो इतनी देर मुझे पढ़ना है, तो उस चीज पर जो है आप कह सकते हैं कि उसको मेंटेन रखिए, ठीक है। ये नहीं कि आज मन किया तो पढ़ा, कल मन नहीं किया तो नहीं पढ़ा। यस, बीच में जब ऐसा हो कि बहुत सैचुरेशन पॉइंट आए, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक 1 डे ब्रेक। एक दिन ब्रेक ले लीजिए, कुछ मत कीजिए उस दिन, कुछ एंटरटेनमेंटफुल या कुछ एंटरटेनमेंट वाली चीजें देख लीजिए, लेकिन जब वापस लौटिए तो पूरी एनर्जी के साथ लौटिए, इतनी एनर्जी के साथ कि 2 दिन का कंटेंट भी आप एक दिन में कवर करने के लिए कैपेबल रहें। तो कंपनसेशन भी पॉसिबल होता है, बट यस डेडिकेशन लेवल लो नहीं होना चाहिए। डेडिकेशन शुड बी